इसमें जो सबसे पहला प्रश्न लिखा हुआ है जीपीआरएस क्या है, ये प्रश्न पूछा भी गया है। तो उत्तर इसका होगा जीपीआरएस का पूरा नाम क्या होता है, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस यानी जीपीआरएस। जीपीआरएस जीएसएम नेटवर्क के लिए विकसित एक गैर वायस हाई स्पीड पैकेट स्विचिंग सिस्टम है। जीपीआरएस एक पैकेट संरेखित वायरलेस संचार सेवा है जो 3G और 2G सेलुलर ट्रांसमिशन नेटवर्क पर मोबाइल सिग्नल प्रसारित करती है। देखिए कंप्यूटर में जो कुछ टेक्निकल वर्ड हैं उनको आप अंग्रेजी में लिख सकते हैं, उसकी हिंदी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो फ्लिप फ्लॉप एक प्रकार का सर्किट होता है जिसकी दो स्टेजेज होती हैं, कौन सी, 0 और 1। इसका प्रयोग स्टेट इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए किया जाता है। फ्लिप फ्लॉप एक सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट है जो एक बिट स्टोर करने के लिए सक्षम होता है। फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट स्थिर होता है यानी स्टेबल होता है और यह सिर्फ दो वैल्यू को ही कैरी करता है, एक हाई वोल्टेज को और दूसरा लो वोल्टेज को। जैसे एक आउटपुट या तो 0 होगा या फिर 1 होगा, तो दो ही इसके आउटपुट निकलेंगे, या तो 0 निकलेंगे या तो फिर 1 निकलेंगे। स्टोरेज डिवाइस है, यह बाइनरी बिट 0 या 1 को स्टोर कर सकता है। यह एक कंप्यूटर को सबसे छोटा स्टोरेज यूनिट होता है, जैसे कि यह एक सिंगल बिट 0 या 1 स्टोर करता है। एक्सटर्नल इनपुट्स की संख्या फ्लिप फ्लॉप के टाइप के ऊपर निर्भर करती है। फ्लिप फ्लॉप को स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर भी कहते हैं। इससे सर्वप्रथम विलियम एसेल तथा FW जॉर्डन ने 1918 में विकसित किया था। तो ये एक फ्लिप फ्लॉप से रिलेटेड प्रश्न था कि फ्लिप फ्लॉप क्या होता है। इतनी सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं अगर प्रश्न फ्लिप फ्लॉप से पूछा जा रहा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कंप्यूटर की विशिष्टताओं पर प्रकाश डालिए, यानी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कंप्यूटर्स की वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पे सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कंप्यूटर की वो है स्पीड से रिलेटेड। तो कंप्यूटर 1 सेकंड में लाखों गणनाएं कर सकता है। किसी मनुष्य द्वारा पूरे साल में किए जाने वाले कार्य को कंप्यूटर क्या करेगा, कुछ ही सेकंड में काम कर देगा। कंप्यूटर प्रोसेसर के स्पीड को हर्ट्ज में नापते हैं। वर्तमान समय में कंप्यूटर नैनो सेकंड यानी 10⁻⁹ सेकंड में गणनाएं कर सकता है। ये नॉर्मल कंप्यूटर की बात हो रही है। पर्सनल क्या कहते हैं, जो सुपर कंप्यूटर होते हैं उनकी स्पीड अलग होती है। इसके बाद एक्यूरेसी की बात करें, अगर त्रुटि रहित कार्य, तो कंप्यूटर की गणनाएं लगभग त्रुटि रहित होती हैं। गणना के दौरान अगर कोई एरर पाई जाती है तो वह प्रोग्राम या डेटा में मानवीय गलतियों के कारण होती है। अगर डेटा और प्रोग्राम सही है तो कंप्यूटर हमेशा ही सही परिणाम देता है। कभी कभी वायरस के कारण कंप्यूटर में त्रुटियां आ जाती हैं। तो ये दूसरा उसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। पहला हो गया स्पीड और दूसरा हो गया एक्यूरेसी। तीसरे कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें अगर हम, तो वो परमानेंट स्टोरेज होता है यानी स्थायी भंडारण क्षमता। कंप्यूटर में प्रयुक्त मेमोरी को डेटा सूचना के निर्देशों के अस्थायी भंडारण के लिए प्रयोग किया जाता है। चूँकि कंप्यूटर में सूचनाएं इलेक्ट्रॉनिक तरीके से संग्रहित की जाती हैं अतः सूचना के समाप्त होने की संभावना कम रहती है। जाहिर सी बात है, जब भी कोई डेटा सेकेंडरी डिवाइस यानी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में चला जाता है तो वो फिर ऑटोमेटिक हमेशा के लिए सेव हो जाता है। इसके बाद है फिर ऑटोमेटिक यानी स्वचालित होता है। तो कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है जिसमें गणना के दौरान मानवीय हस्तक्षेप की संभावना नगण्य रहती है। हालांकि कंप्यूटर को कार्य करने के लिए निर्देश मनुष्यों द्वारा ही दिए जाते हैं, पर एक बार आदेश दिए जाने के बाद वह बिना रुके कार्य कर सकता है। यानी एक बार अगर आपने कमांड दे दिया तो फिर जितना भी उस कमांड का प्रोसेस है वो होने के बाद सिस्टम फिर स्टॉप होगा। लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी यानी विशाल भंडारण क्षमता। तो कंप्यूटर में बाह्य यानी एक्सटर्नल तथा आंतरिक यानी इंटरनल संग्रहण माध्यम लाइक एस हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, मैग्नेटिक टेप है, CD-ROM है, में असीमित डेटा और सूचनाओं का संग्रहण किया जा सकता है। कंप्यूटर में सूचनाएं कम स्थान घेरती हैं अतः इसकी भंडारण क्षमता क्या होती है, विशाल और असीमित होती है। ऐसा असीमित नहीं लेकिन विशाल होती है, ये कह सकते हैं। इसके बाद फास्ट रिट्रीवल यानी भंडारित सूचना को तीव्र गति से प्राप्त करना। तो कंप्यूटर प्रयोग द्वारा कुछ ही सेकंड में भंडारित सूचना में से आवश्यक सूचना को प्राप्त किया जा सकता है। रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी के प्रयोग से यह काम और भी सरल हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कंप्यूटर संबंधी परिभाषिकों में मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज पदबंधों का आशय स्पष्ट करते हुए एक लेख लिखिए। अब आपको यहाँ पे बताना है मशीन लैंग्वेज क्या होता है और दूसरा आपको बताना है असेंबली लैंग्वेज क्या होता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं मशीन लैंग्वेज क्या होता है। देखिए कंप्यूटर की लैंग्वेज की अगर बात करेंगे तो वो 0 और 1 होती है, ठीक है, जिसे कंप्यूटर द्वारा बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम में समझा और क्रियान्वित किया जा सकता है। जबकि असेंबली लैंग्वेज को निम्न स्तरीय भाषा यानी लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। इस भाषा में अक्षर व अंकों से बना एक न्यूमेरिक कोड का प्रयोग होता है जिसका एक निश्चित अर्थ होता है। जैसे जोड़ने के लिए ऐड लिखा जाएगा, SUB लिखा जाएगा, सब्सट्रैक्शन मतलब
घटाने के लिए, डेटा को मेमोरी में लोड करने के लिए LD लिखा जाएगा। ये सारे जो लैंग्वेज हैं ये कहाँ यूज होते हैं, ये असेंबली में यूज होते हैं। और मशीन लैंग्वेज वो थोड़ा उससे अलग है, क्योंकि ये सभी चीज़ों को मशीन लैंग्वेज में ही कन्वर्ट करके जो प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर कन्वर्ट करता है, उसके बाद वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में या रैम में ऑटोमेटिक डेटा सेव होता है। मशीन लैंग्वेज के दो भाग होते हैं। पहला क्या होता है, तो पहला होता है कमांड कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देश, और दूसरा होता है ऑपरेटेड कंप्यूटर मेमोरी में डेटा की स्थिति बताता है। जबकि असेंबली लैंग्वेज में अलग अलग कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर पैकेज का न्यूमोनिक कोड अलग अलग हो सकता है। प्रयोग से उस सॉफ्टवेयर के असेंबलर द्वारा उस भाषा को मशीन भाषा में बदला जाता है। अब देखिए दो चीज़ें होती है, जब भी हम कोई भी डेटा सिस्टम में लिखते हैं तो एक तो होता है कंपाइलर, ठीक है। तो कंपाइलर क्या करता है, वो हमारे डेटा को ले जाके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अगर असेंबलर है तो असेंबलर का भी यही काम होगा कि वो डेटा को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। तो अगर सिस्टम में कंपाइलर और असेंबलर नहीं है तो ये चीज़ें बेहतर तरीके से वर्क नहीं करेंगी। कंपाइलर का काम सिंपल 0 और 1 में कन्वर्ट करना हमारे डेटा को, और असेंबलर का काम जो असेंबली लेवल लैंग्वेज होती है उसको किस में, मशीन कोड में कन्वर्ट करना, ये सारा काम है। बाद मशीन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेटर प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं होती, पर इसमें प्रोग्राम लिखना कठिन और त्रुटियां अधिक होती है। जबकि असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना अपेक्षाकृत आसान होता है, पर इसके क्रियान्वयन में समझ अधिक लगती है, ठीक है। तो ये मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज में थोड़ा डिफरेंस था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, रोम किसे कहते हैं, इसका परिचय दीजिए। तो रोम क्या होता है, रोम यानी रीड ओनली मेमोरी, एक स्थायी मेमोरी जिसमें संग्रहित डेटा व सूचनाएं स्वयं नष्ट नहीं होती है तथा उन्हें बदला भी नहीं जा सकता है। रोम में सूचनाएं निर्माण के समय से ही भर दी जाती हैं तथा कंप्यूटर इन्हें केवल पढ़ सकता है, इनमें परिवर्तन नहीं कर सकता। कंप्यूटर की सप्लाई बंद होने के बाद भी रैम की सूचनाएं बनी रहती हैं, ठीक है। अब जो जैसे ये है ना रीड ओनली मेमोरी, अब इसके बहुत सारे टाइप होते हैं, EPROM, EEPROM, तो ये अलग अलग टाइप के रोम भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही रोम होता है। देखिए रोम में जो बायोस की सेटिंग होती है, अभी आगे आप देखेंगे कि बायोस क्या होता है, BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सेटिंग। तो बायोस की जो सेटिंग होती है वो रोम में सेव होती है, ठीक है। तो यहीं से जब भी हम कंप्यूटर का पावर ऑन करते हैं तो सबसे पहला जो हमारा कंट्रोल होता है वो रोम में आता है, यहाँ से सेटिंग सारी लेता है, और जितने भी पेरिफेरियल डिवाइस का मतलब ये होगा सिस्टम में जो भी कनेक्टेड डिवाइस हैं उनको चेकआउट करता है, और यहीं से फिर पोस्ट एक ऑप्शन होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, वो ऑप्शन परफॉर्म होने के बाद फाइनली हमारा सिस्टम क्या होता है, स्टार्ट होता है। अभी आगे देखेंगे इसके बारे में डिटेल में। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है, रैम किसे कहते हैं। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी में सूचनाओं को क्रमानुसार न पढ़कर सीधे क्या होता है, वांछित सूचना को पढ़ा जा सकता है। जाहिर सी बात है, रैंडम लिखा है तो रैंडम ही होगा। यह एक अस्थायी मेमोरी है जहां डेटा और सूचनाओं को अस्थायी तौर पर रखा जाता है। इसमें संग्रहित सूचनाओं को बदला जा सकता है। कंप्यूटर की पावर सप्लाई बंद होने पर रैम का क्या होता है, डेटा समाप्त हो जाता है। इसको हम ये कहते हैं कि वोलाटाइल है, नॉन वोलाटाइल नहीं है। वोलाटाइल का मतलब सिंपल इतना होता है कि आप जब तक किसी चीज़ पे वर्क कर रहे हैं वो चीज़ उसको रिमेंबर रहेगी, और जैसे ही आपने उसको शट डाउन किया, नेक्स्ट टाइम आप फिर से उससे पूछेंगे तो वो कहेगा कि आई हैव नो रिमेंबरिंग एनी डेटा। इन रैम चिप्स को मदरबोर्ड पर बने सिम्स यानी सिग्नल्स इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल्स में लगाया जाता है। वर्तमान में डिम्स यानी ड्यूल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल्स का प्रयोग किया जा रहा है, जहां 32 बिट मेमोरी और वहीं 64 बिट मेमोरी का भी यूज होता है। देखिए दो टाइप के मतलब वो होती हैं, एक 32 बिट की मेमोरी होती है, एक 64 बिट की मेमोरी होती है, आगे इसको देख लेंगे। इसके बाद रैम को पर्टिकुलरली 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक स्टैटिक रैम होती है, एक डायनेमिक रैम होती है। तो रैम के बारे में अगर इतना लिखने को आता है तो आप इतना इस तरह से लिख सकते हैं। इसके बाद फिर डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी क्या होती है, यानी DMA। तो DMA इसमें वांछित सूचना या डेटा को सीधे पढ़ा जा सकता है, इस कारण डेटा को पढ़ने में कम समय लगता है। ये डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी के उदाहरण क्या क्या हैं, तो वो है चुंबकीय डिस्क, फ्लॉपी या हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क लाइक CD-ROM, CDR, CDRW, उसके बाद फिर फ्लैश ड्राइव और मेमोरी कार्ड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर फ्लॉपी किसे कहते हैं, इसका कंप्यूटर में क्या उपयोग होता है, संक्षेप में समझाइए। फ्लॉपी का उपयोग पहले होता था, अभी नहीं होता है। देखिए हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूं यहाँ पे, जब भी आप कोई भी सिस्टम ओपन करते हैं तो जब सिस्टम में जो माई कंप्यूटर होता है, माई कंप्यूटर आप ओपन करते हैं, तो जब माई कंप्यूटर ओपन करते हैं तो वहाँ पे डेस्कटॉप मतलब वो पूरा खुल जाता है कि सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हैं। तो वहाँ पे आप देखते होंगे मतलब जो ड्राइव की लिस्टिंग होती है वो C से शुरू होती है, C है, फिर D आएगा, फिर E आएगा, फिर F आएगा। आप नंबर्स ऑफ ड्राइव यानी Z तक की पूरी ड्राइव अपने कंप्यूटर सिस्टम में बना सकते हैं। A और V जो होता है ये लिस्टिंग नहीं होती है,
बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि ए बी क्यों नहीं आता भाई, सी क्यों डायरेक्ट आता है, हम अपना जो ऑपरेटिंग सिस्टम वो सी में क्यों इंस्टॉल करते हैं, डी में क्यों इंस्टॉल करते हैं। ए और बी का नाम वहाँ आता ही नहीं है। क्यों नहीं आता? वो इसलिए नहीं आता कि ए और बी जो ड्राइव है ये फ्लॉपी के लिए रिजर्व थी, ठीक है। इसी वजह से ए और बी का नाम नहीं आता है, डायरेक्टली वहाँ पे सी का नाम आता है। ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है, आई होप क्लियर हुआ होगा। यह प्लास्टिक का बना वृत्ताकार डिस्क होता है जिस पर चुंबकीय पदार्थ की लेप चढ़ी रहती है। सुरक्षा के लिए इसे प्लास्टिक के वर्गाकार खोल में बंद रखा जाता है। इसके बीच में धातु की बनी गोल धुरी होती है जिसके ऊपरी भाग में लिखने पढ़ने का खुला स्थान होता है, जिसे खिसकने वाले एक ढक्कन से ढका जाता है। इसके निचले कोने पर एक सुरक्षा छिद्र होता है। इसे बंद करने पर फ्लॉपी में डेटा में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। वर्तमान में प्रयुक्त फ्लॉपी की लंबाई जो होती है वो 3.5 इंच, उच्च क्षमता वाले फ्लॉपी भंडारण की क्षमता 1.44 MB, जबकि अति उच्च क्षमता वाले फ्लॉपी की भंडारण क्षमता 2.88 MB। अब बताइए, मतलब इससे ज़्यादा तो आजकल की जो इमेज हम लोग खींचते हैं वो आती है। मोबाइल में आप इमेज कोई भी हाई डेफिनेशन इमेज आप ओपन लेंगे वो 5 MB 6 MB के आसपास तो एक हाई डेफिनेशन इमेज होती है। तो ये पहले की बातें हैं सारी। फ्लॉपी कुछ वृत्ताकार पथों में बटा होता है जिसे क्या कहते हैं, ट्रैक कहते हैं। ट्रैक पुनः सेक्टर में बटा होता है। फ्लॉपी पर डेटा इसी सेक्टर में लिखा जाता है, ठीक है। कंप्यूटर में इसे पढ़ने लिखने के लिए फ्लॉपी डिस्क ड्राइव का प्रयोग किया जाता है जिसे ड्राइव ए नाम दिया जाता है, मैंने पहले ही आपको बताया। इसके बाद CD क्या होता है, CDR क्या होता है, सॉरी। देखिए, कॉम्पैक्ट डिस्क इसका पूरा फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, WROM यानी राइट वंस रीड मेनी डिस्क कहा जाता है, जिस पर केवल एक बार लिखा जाता है जबकि बार बार पढ़ा जाता है। एक बार लिखे जाने के बाद डेटा को चेंज आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये एक बार रिकॉर्डेबल होती है। जब CDRW होगा तो आप उसमें रीड राइट ऑटोमेटिक अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लाइक एज आज का पेन ड्राइव आप कह सकते हैं, या आपका जो मेमोरी कार्ड होता है वैसा होता है। इसके बाद है DVD क्या होता है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। तो यह CD-ROM की तरह होता है। इसकी भंडारण क्षमता अधिक होती है। आरंभ में इसका प्रयोग चलचित्रों के लिए किया जाता था। ध्वनि के लिए इसमें डॉल्बी डिजिटल या डिजिटल थिएटर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। इसमें डेटा के 2 लेयर संग्रहित किए जा सकते हैं। एक लेयर की जो क्षमता होती है 4.7 GB और 2 लेयर की जो क्षमता होगी वो 8.5 GB के आसपास हो जाएगी। पेन ड्राइव किसे कहते हैं, इसका कंप्यूटर में क्या उपयोग होता है, तो इसे फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं। फ्लैश इसलिए कहते हैं क्योंकि जब भी हम अपने इसको जो हमारा CPU होता है उसमें लगाते हैं तुरंत हमारे मॉनिटर पर फ्लैश हो जाता है, जैसे ही हटाते हैं ये गायब हो जाता है, इसीलिए इसको फ्लैश कहा जाता है। जैसे कि मोबाइल में फ्लैश मैसेजेज आते हैं आजकल, तो इससे क्या कहा जाता है, फ्लैश ड्राइव भी कहा जाता है। यह पेन के आकार का एक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी होती है जिसमें लगाओ और खेलो डिवाइस की तरह USB पोर्ट में लगाकर डेटा संग्रहित, परिवर्तित या पढ़ा जा सकता है। वास्तव में यह एक EEPROM का रूप है। अब देखिए EEPROM ऐसे लिखा जाएगा, EEPROM। तो ये हो गया इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यह अस्थायी प्रकार की द्वितीयक मेमोरी का उदाहरण है जिसे कंप्यूटर से हटा लेने पर डेटा हमेशा के लिए बना रहता है, ये मतलब वोलेटाइल नहीं होता है। फ्लैश मेमोरी किसे कहते हैं, इसका परिचय दीजिए। तो यह एक अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है जिसमें विद्युत द्वारा पुराने डेटा या प्रोग्राम को हटाकर नया डेटा या प्रोग्राम लिखा जा सकता है। यह EEPROM का उदाहरण है। फ्लैश मेमोरी से सप्लाई हटा लेने के बाद भी डेटा बना रहता है। इसकी गति क्षमता उच्च है और वर्तमान में मेमोरी कार्ड के रूप में इसका प्रयोग प्रचलित हो रहा है। इसके बाद हार्ड डिस्क क्या होता है और कंप्यूटर में इसका उपयोग कैसे होता है। देखिए, हार्ड डिस्क एक डेटा स्टोरेज डिवाइस है जिसका इस्तेमाल बहुत बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो हार्ड डिस्क एक क्या है, सेकेंडरी मेमोरी है। देखिए, 2 टाइप की मेमोरी, अगर आप मेमोरी को कैटेगराइज करेंगे यहाँ पे तो ये 2 टाइप की निकल के आएगी। एक तो आएगी प्राइमरी मेमोरी, एक तो आएगा सेकेंडरी मेमोरी, और इसी को हम कहते हैं ऑक्सिलरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी आपकी हो जाएगी रैम, जिसमें कि डेटा जब तक रहेगा जब तक आपका पावर ऑन रहेगा। और सेकेंडरी या ऑक्सिलरी मेमोरी की बात करेंगे तो ये आपका इसमें हार्ड डिस्क आ जाएगा, CD-ROM आ जाएगा, मेमोरी कार्ड आ जाएगा, पेन ड्राइव आ जाएगा। जितनी भी ऐसी चीज़ें जिसमें डेटा की वोलेटाइल नहीं होता है वो आपकी सारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हो जाएगी, ठीक है। तो हार्ड डिस्क को हार्ड डिस्क ड्राइव भी कहा जाता है। हार्ड डिस्क एक क्या है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, अर्थात बिजली के चले जाने पर या कंप्यूटर के बंद हो जाने पर भी इसमें स्टोर किया हुआ डेटा नष्ट नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद कंप्यूटर में हार्ड डिस्क का उपयोग ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर, वीडियो, ऑडियो और चित्रों आदि को स्टोर करने के लिए किया जाता है। सरल शब्दों में कहें तो यह एक प्रकार की मेमोरी है जिसका इस्तेमाल डेटा को हमेशा के लिए स्टोर करने के लिए किया जाता है, यानी कंप्यूटर बंद होने के बाद भी इस मेमोरी का डेटा रहेगा। हार्ड डिस्क बहुत अधिक मात्रा में डेटा स्टोर कर सकती है क्योंकि इसकी स्टोरेज क्षमता बहुत होती है। तो ये 256 GB से लेकर 1 TB तक का जो डेटा स्टोर कर सकती है, इससे भी ज़्यादा स्टोर कर सकती है, अब तो और भी आ गए हैं। हार्ड डिस्क को कंप्यूटर के अंदर
स्थापित किया जाता है यह कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर स्थित होती है। लेकिन अब जो है आजकल यूएसबी हार्ड डिस्क भी आ गई है जिनको आप एज ए पेन ड्राइव की तरह बाहर से यूज कर सकते हैं। हार्ड डिस्क के पीछे एक सर्किट बोर्ड मौजूद होता है, इससे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करने में मदद मिलती है। हार्ड डिस्क एल्युमिनियम और कांच से बनी होती है जिसके ऊपर चुंबकीय पदार्थ की परत चढ़ी होती है। अन्य मेमोरी की तुलना में हार्ड डिस्क सस्ती होती है जो मार्केट में आसानी से मिल जाती है। हार्ड डिस्क का आविष्कार 13 सितंबर 1956 को IBM की एक टीम द्वारा किया गया था। ठीक है, और हार्ड डिस्क कितने टाइप के होते हैं तो हम देख लेते हैं। हार्ड डिस्क जो होते हैं वो मूलतः 5 प्रकार के होते हैं। कौन सा? तो पहला होता है साटा यानी सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, जिसको हम साटा कहते हैं, फुल फॉर्म याद रखिए। उसके बाद है पाटा यानी पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। उसके बाद है NVMe यानी नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक्सप्रेस। चौथा होता है SCSI यानी यहाँ पे स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। और पांचवा होता है SSD यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है स्मार्ट कार्ड किसे कहते हैं, इसका परिचय दीजिए। इसे चिप कार्ड या इंटीग्रेटेड सर्किट कार्ड भी कहा जाता है। यह एक छोटा प्लास्टिक कार्ड का बना होता है जिसमें स्थायी मेमोरी यानी स्थायी मेमोरी चिप लगा होता है। कुछ स्मार्ट कार्ड में माइक्रो प्रोसेसर के साथ EEPROM वही EPROM लगा होता है जिसमें डेटा में परिवर्तन भी किया जा सकता है। इसका उपयोग कैसे क्या होता है तो वो क्रेडिट कार्ड है, ATM कार्ड है, पहचान कार्ड है, सिक्योरिटी कार्ड, ये सारे क्या है, ये सभी स्मार्ट कार्ड है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है मदरबोर्ड किसे कहते हैं। तो मदरबोर्ड मेन बोर्ड ऑफ कंप्यूटर जिसको कहते हैं, कि उसी में सारा आपका रैम लगा होता है, हार्ड डिस्क लगा होता है जो, और पावर सप्लाई यूनिट जो होती है UPS वो सारे उसमें लगे होते हैं। SMPS सॉरी उसको कहते हैं। तो यह प्लास्टिक का बना PCB होता है। धातु की पतली रेखाओं द्वारा यह उपकरणों के बीच संबंध स्थापित करता है। यह कंप्यूटर के मुख्य पटल पर होता है। इस पर बनी हुई धातु की पतली रेखाएं जिसके माध्यम से मदरबोर्ड पर बने विभिन्न उपकरणों के बीच संकेतों का आदान प्रदान होता है और इसे क्या कहते हैं, उसे बस बार कहते हैं। उसके बाद CD रीड राइट क्या होता है तो इस तरह के डिस्क पर धातु की एक परत बनी हुई, इसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन कर इस पर बार बार लिखा और पढ़ा जाता है। प्रश्न है कंप्यूटर में रैम चिप का क्या कार्य होता है। तो सिस्टम यूनिट के मदरबोर्ड पर रैम चिप लगाने के खाके बने होते हैं जिसमें आवश्यकता अनुसार रैम चिप लगाए जा सकते हैं। यहाँ कार्य के दौरान डेटा व प्रोग्राम को अस्थायी तौर पर रखा जा सकता है। उसके बाद रोम चिप क्या होता है यानी ROM CHIP क्या होता है तो निर्माण के समय से ही इसमें डेटा डालकर PC के मदरबोर्ड पर अस्थायी तौर पर लगा दिया जाता है। इस चिप में ऐसे डेटा प्रोग्राम रखे जाते हैं जिनकी आवश्यकता PC को चालू करते समय यानी स्टार्ट करते समय पड़ती है। मैंने आपको पहले ही बताया कि बायोस की सेटिंग होती है, उसी में पोस्ट ऑप्शन इंक्लूड होता है। कंप्यूटर में CPU क्या होता है तो इसे क्या कहा जाता है, माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। यह एक चिप होता है जो कंप्यूटर के विभिन्न उपकरणों का नियंत्रण तथा समन्वय करता है। कार्यों के नियंत्रित करने के लिए इसमें कंट्रोल यूनिट तथा अंकगणितीय गणनाओं और कुछ लॉजिकल कार्यों के साथ अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी रहता है। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी भी CPU में होती है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं CPU का बारे में थोड़ा सा डिवीजन। देखिए ये होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसी को कहते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इसके 3 पार्ट होते हैं। एक तो होता है ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एक होता है कंट्रोल यूनिट CU और एक होता है रजिस्टर। तो रजिस्टर में थोड़ा मोड़ा डेटा सेव करने का मेमोरी होता है। ठीक है, तो ये पूरा CPU होता है, इसको ब्रेन कहते हैं कंप्यूटर का। इस USB किसे कहते हैं तो USB क्या होता है तो यह कंप्यूटर तथा उसके किसी उपकरण के बीच संचार स्थापित करने की एक व्यवस्था है। चूँकि इस व्यवस्था द्वारा लगभग सभी कंप्यूटर उपकरणों जैसे कि माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, डिजिटल कैमरा, द्वितीयक मेमोरी आदि CPU को जोड़ा जा सकता है। अच्छा, इसे क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल सीरियल बस कहा जाता है, इसका फुल फॉर्म है USB का। इसका प्रयोग कंप्यूटर के अलावा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भी लोकप्रिय हो रहा है। USB का विकास भारत के अजय भट्ट ने इंटेल कंपनी के लिए किया था। इसके बाद कंप्यूटर के क्षेत्र में UPS की क्या उपयोगिता है तो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई इसको कहते हैं। ठीक है, UPS का फुल फॉर्म यही होता है। बिजली की सप्लाई बंद हो जाने पर कंप्यूटर के अचानक रुक जाने से रोकने हेतु UPS का प्रयोग किया जाता है। इसमें एक रिचार्जेबल बैटरी होती है जो कंप्यूटर को लगातार सप्लाई देती रहती है। कंप्यूटर के अचानक बंद हो जाने पर किए जा रहे कार्यों के समाप्त होने और डिस्क के खराब होने का खतरा बना रहता है। इसे रोकने के लिए UPS का प्रयोग किया जाता है। जब बैटरी की क्षमता कम होने लगती है तो UPS ध्वनि संकेत देकर उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर बंद करने की चेतावनी देता रहता है। जैसे पी पी बोलता रहता है, एक बीप की आवाज़ आती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हार्ड डिस्क से क्या तात्पर्य है तो यह बड़ी क्षमता का स्टोरेज डिवाइस है जो डेटा प्रोग्राम को संग्रहित करता है। सप्लाई बंद कर देने पर भी इसमें डेटा संग्रहित जो होता है वो समाप्त नहीं होता है। सभी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यहीं रखे जाते हैं और आजकल हार्ड डिस्क की क्षमता GB में आकी जाती है, बहुत पुराना डेटा है।
तो वो टीबी में आकी जाती है, यानी टेराबाइट जिसको कहते हैं। यूनिट की अगर आप बात कर लें तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है निबल, उसके बाद होता है बिट, उसके बाद होता है बाइट, उसके बाद होता है किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट और फिर टेराबाइट। ये बाइट की सीक्वेंसिंग याद रखिएगा। एक निबल बराबर 4 बिट के होता है। इसके बाद फ्लॉपी डिस्क ड्राइव का परिचय दीजिए, तो हम पहले भी कर चुके हैं फ्लॉपी के बारे में। तो यह फ्लॉपी डिस्क को पढ़ने और उसमें परिवर्तन परिवर्तन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नए मेमोरी डिवाइस के आविष्कार से इसका प्रयोग घटता जा रहा है। जाहिर सी बात है, अब आप तो देख ही नहीं पा रहे होंगे कि फ्लॉपी, मुझे लगता है अभी आप खरीदना चाहें फ्लॉपी तो आपको जल्दी मिल ही नहीं पाएगी। CD रोम ड्राइव का कंप्यूटर में क्या उपयोग होता है, जहाँ पे हम किसी भी जो कम्पैक्ट डिस्क होती है उसका यूज करते हैं। तो CD रोम का पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। यह ऑडियो कॉम्पैक्ट डिस्क के समान फिजिकल डिस्क प्रारूप के निर्भर एक नॉन वोलेटाइल ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज के मीडियम होते हैं। CD रोम ड्राइव, इसका प्रयोग CD पर बनी सूचनाओं को पढ़ने के लिए किया जाता है। लाइनक्स क्या है, तो जैसे विंडो है वैसे लाइनक्स है ना। तो लाइनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये PC के लिए बनाया गया मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, जिसका विकास नेटवर्क प्रयोग करने के लिए किया जा रहा है। यह वर्तमान में सर्वाधिक लोकप्रिय व प्रयोग में आने वाला सॉफ्टवेयर है। देखिए लाइनक्स जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडो की तरह। आप अपने सिस्टम में जैसे विंडो इंस्टॉल कर रहे हैं, विंडो पे काम कर रहे हैं, वैसे ही आप लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अब इसमें डिफरेंट टाइप के अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के नेम है। जैसे एक आता है उबंटू इसको कहते हैं, फिर KUBNTU, इस तरह से अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो जो चीज़ें विंडो पे रन होती हैं, जो सॉफ्टवेयर विंडो पे रन हो रहे हैं वो लाइनक्स पे डायरेक्टली रन नहीं होते हैं, उसके लिए फिर अलग टूल्स की हमें ज़रूरत पड़ती है। मॉडेम क्या होता है, तो मॉडेम जाहिर सी बात है MODEM, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए। एक तो MO हो गया यानी मॉड्यूलेशन, और दूसरा हो गया DEM यानी डीमॉड्यूलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे मॉड्यूलेशन का मतलब क्या हुआ, मॉड्यूलेशन का मतलब ये हुआ कि जो एनालॉग डेटा है उसको डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करना, इसको कहते हैं मॉड्यूलेशन। डीमॉड्यूलेशन का मतलब क्या हो गया कि डिजिटल डेटा को एनालॉग डेटा में कन्वर्ट करना। देखिए जब आप फ़ोन लाइन को किसी मॉडेम का यूज करते हैं तो आप इंटरनेट का यूज इसी तरीके से कर पाते हैं। मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन यानी एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करना, फिर डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करके जो सर्वर है उससे ऑटोमेटिक कनेक्शन क्रिएट करना। यहाँ पे लिखा गया है PC को टेलीफोन लाइन के सहारे नेट के साथ जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह टेलीफोन लाइन पर आने वाली एनालॉग संकेतों को डिजिटल संकेतक में बदलकर कंप्यूटर को देता है तथा कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न डिजिटल संकेतक को एनालॉग संकेतक में बदलकर लाइन पर भेजता है। अब मॉडेम की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, देखिए हमारा जो फ़ोन लाइन होता है तो वो तो होता है एनालॉग मीडियम पे, वो डिजिटल तो होता नहीं, वहाँ 0-1 का फ़ोन नहीं चलता। उसके बाद जो हमारा कंप्यूटर है वो डिजिटली काम करता है यानी 0 और 1 सीक्वेंस पे काम करता है। तो यहाँ पे एक हमें मॉडेम की ज़रूरत इसीलिए पड़ती है क्योंकि इन दोनों को अगर आपस में कनेक्शन क्रिएट करना है तो हमें मॉडेम लगाना पड़ेगा। अब यहाँ से जो एनालॉग डेटा आएगा उसको डिजिटल में करेगा और फिर डिजिटल डेटा को एनालॉग में करेगा, तो जो प्रॉपर कम्युनिकेशन होगा सिस्टम का और टेलीफोन लाइन्स का वो बना रहेगा। इसके बाद फ्लॉपी डिस्क ड्राइव का परिचय दें तो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव फ्लॉपी की सूचना को पढ़ने या उस पर नई सूचना डालने के लिए प्रयुक्त होता है। इसे फ्लॉपी के बाहर निकालने के लिए एक पुश बटन तथा फ्लॉपी के उपयोग को दर्शाने के लिए एक लाल LED लगी होती है। USB पोर्ट का सिस्टम यूनिट में क्या कार्य है, तो यह किसी भी डिवाइस जैसे माउस, प्रिंटर, पेन ड्राइव आदि को सिस्टम यूनिट से जोड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हार्डवेयर किसे कहते हैं, तो जो भी ऐसी चीज़ें जो टेंगेबल हों, जिनको हम छू सकते हैं, वो सारी चीज़ें हार्डवेयर ही हैं। कंप्यूटर मशीनों में कलपुर्जों को हार्डवेयर कहते हैं। कंप्यूटर की भौतिक संरचना यानी जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर, आप उसको सिंपली हार्डवेयर कह सकते हैं, हार्डवेयर के रूप में परिभाषित किया जाता है। और वस्तुतः वो सभी चीज़ें जिन्हें हम देख और छू सकते हैं हार्डवेयर कहलाते हैं, जैसे कि सिस्टम यूनिट है, मॉनिटर है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट है, सारी चीज़ें। अब आप सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि सॉफ्टवेयर क्या है, एक फीलिंग वाली थिंग्स है, यू कैन नॉट टच इट, सिंपल सी बात है ना, ये कोई इसका कोई फिजिकल स्ट्रक्चर है। पैरेलल पोर्ट क्या होता है, तो पैरेलल पोर्ट कंप्यूटर के पिछले हिस्से में पाया जाता है और यह मदरबोर्ड का हिस्सा होता है। समानांतर पोर्ट IBM संगत कंप्यूटरों के पीछे पाया जाता है और यह एक 25 पिन कंप्यूटर इंटरफेस है जो आमतौर पर प्रिंटर को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए उपयोग में किया जाता है। तो प्रिंटर को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किस पोर्ट का यूज होता है, तो वो पैरेलल पोर्ट का। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं, तो सॉफ्टवेयर जो होता है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम
सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों, नियम व क्रियाओं का समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों को नियंत्रित करता है तथा कंप्यूटर के विभिन्न हार्डवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है ताकि किसी विशेष कार्य को पूरा किया जा सके। इस तरह सॉफ्टवेयर वह निर्देश है जो हार्डवेयर को निर्धारित कार्य करने के लिए उसे दिए जाते हैं। अगर हार्डवेयर इंजन है तो सॉफ्टवेयर क्या है, उसका ईंधन है। साधारणतः प्रोग्राम एप्लीकेशन एक ही चीज़ को इंगित करते हैं। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर की हेल्प के लिए हमें ज़रूरत पड़ते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर के लिए होते हैं और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर दोनों के लिए होते हैं। कंप्यूटर का उपयोग बताइए, वर्ड प्रोसेसिंग क्या है। तो यहाँ पे इनमें कंप्यूटर उपयोग में दस्तावेजों, पत्र, रिपोर्ट, पुस्तकें आदि का निर्माण, संशोधन, रूप में और आकार में परिवर्तन, व्याकरण और स्पेलिंग चेक करना, प्रिंट आदि कार्य कर सकते हैं। यह सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को टाइपराइटर का विकल्प बनाने के अलावा कुछ अन्य सुविधाएं भी देता है। अब टाइपराइटर कंप्यूटर नहीं ना है, वो तो आप समझ रहे होंगे। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के कुछ उदाहरण क्या क्या हैं, MS DOS में वर्ड स्टार, उसके बाद फिर विंडोज़ में वर्ड पैड, MS वर्ड, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में सेम चीज़ को क्या कहते हैं, तो उनको के वर्ड कहते हैं, AB वर्ड कहते हैं, ओपन राइटर कहते हैं, स्टार राइटर कहते हैं। जैसे कि आप विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करेंगे तो उसमें आप वर्ड पैड ओपन करेंगे, ये एक एप्लीकेशन है, या MS वर्ड ओपन करेंगे। ऐसे ही जब लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन करेंगे तो उसमें के वर्ड मिलेगा, AB वर्ड मिलेगा, ओपन राइटर मिलेगा, फिर स्टार राइटर मिलेगा। ये सारे जो वर्ड प्रोसेसिंग होते हैं उसके एग्जाम्पल हैं अलग अलग। पोस्ट क्या होता है, तो वही पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो जैसे ही कंप्यूटर ऑन किया जाता है, बायोस स्वतः ही कंप्यूटर में लगे सभी उपकरणों जैसे मेमोरी, कीबोर्ड, माउस, हार्ड डिस्क, वीडियो डिस्प्ले कार्ड तथा अन्य हार्डवेयर की जांच करता है तथा उन्हें उपयोग लायक बनाता है। इसे ही क्या कहा जाता है, पोस्ट कहा जाता है। और इस दौरान हार्डवेयर में अगर कुछ गड़बड़ी पाई जाती है तो उसके स्क्रीन पर उसको मॉनिटर पर दिखाया जाता है कि हाँ ये जो सिस्टम है या ये डिवाइस प्रॉपर्ली वर्किंग में नहीं है। उसी को हम कहते हैं पोस्ट, यानी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। बूटिंग क्या होती है, तो कंप्यूटर ऑन किए जाने पर बायोस स्वतः ही ऑपरेटिंग सिस्टम की पहचान कर उसे द्वितीयक मेमोरी से प्राथमिक या मुख्य जो मेमोरी रैम होती है हमारी वहाँ पर डालता है तथा सॉफ्टवेयर के उपयोग के लायक बनाता है। इसे ही बूटिंग या बूट स्ट्रैप कहा जाता है। बूटिंग के समय कंप्यूटर हार्डवेयर के संबंध में आवश्यक जानकारी जो होती है वो मॉनिटर पर दिखाई जाती है और यही सी बूटिंग में फिर पावर ऑन सेल्फ टेस्ट इसके बाद उसका यूज होता है। सर्वर क्या होता है, तो नेटवर्क के किसी एक नोड को संचार व्यवस्था बनाए रखने तथा साझा संसाधनों के उपयोग में नियंत्रित करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, सर्वर कहा जाता है। यह नेटवर्क से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर को विभिन्न चीज़ें प्रदान करता रहता है। ठीक है, सर्वर का काम क्या होता है, तो सर्वर का काम बेसिक सी बात है, जो क्लाइंट होता है उसको रिस्पॉन्ड करना होता है। जैसे मान लिया कोई क्लाइंट है, अभी आप सपोज करिए आपने गूगल ओपन किया अपने मोबाइल पे या कहीं भी, तो आप कोई भी चीज़ लिख रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप सर्वर को रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना कि हाँ हमें इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी चाहिए। उसके बाद कुछ देर के बाद आपको सर्वर रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो सर्वर एक बहुत बड़ा डेटा का सोर्स होता है। उसके बाद बैंडविड्थ क्या होती है, तो डेटा के संचारण के समय माध्यम में उपलब्ध उच्चतम और निम्नतम आवृत्ति की सीमा क्या होती है, बैंडविड्थ कहलाती है। बैंडविड्थ जितना अधिक होगा डेटा का संचारण उतना ही तीव्र होगा। इसका आशय संचार माध्यम में सूचना वहन करने की क्षमता से होता है, यानी जितने आपकी स्पीड होगी होता है ना बिट पर सेकंड, इसको बिट पर सेकंड में नापते हैं। अब आजकल तो मेगाबिट पर सेकंड चल रहा है। ब्रॉडबैंड का परिचय दीजिए, तो ब्रॉडबैंड क्या होता है, इस सेवा का उपयोग तीव्र गति से डेटा के संचारण के लिए किया जाता है। इसमें डेटा स्थानांतरण की गति 1 मिलियन या इससे अधिक हो सकती है। वर्तमान में इंटरनेट के लिए ब्रॉडबैंड सेवा का प्रयोग किया जा रहा है। कंप्यूटर में वाईमैक्स तकनीकी का परिचय दीजिए, तो यह लंबी दूरी के लिए बेतार की सहायता से डेटा का संचारण संभव बनाता है। इसकी विशेषता संचार माध्यम का विशाल बैंड यानी ब्रॉडबैंड वाईमैक्स 3.3 से 3.4 गीगाहर्ट्ज के बीच कार्य करता है। यह एक दूरसंचार प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग ब्रॉडबैंड वायरलेस एक्सेस द्वारा मोबाइल इंटरनेट सुविधा प्रदान करने में किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर फाइल किसे कहते हैं, वहाँ इसका क्या उपयोग है। देखिए ये सारे प्रश्न जो हैं वो लास्ट ईयर पूछेंगे, आपने देखे होंगे, अभी प्रश्न भी देखे होंगे। और तो एक कंप्यूटर फाइल सूचनाओं में संग्रहण का स्रोत होती है जो कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम में उपलब्ध होता है। कंप्यूटर फाइल अस्थायी भंडारण पर आधारित होती है क्योंकि यह वर्तमान प्रोग्राम के समाप्त होने पर भी उपलब्ध होती है। कंप्यूटर फाइल का उपयोग सूचनाओं के संग्रहण में होता है। यह कंप्यूटर में भंडारित सभी सूचनाएं एक ही फाइल में रखी जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर में इंटरनेट से क्या तात्पर्य है। तो इंटरनेट केवल एक टेलीफोन लाइंस में जुड़े कंप्यूटरों की एक ऐसी विश्वव्यापी अंतर संबंधित श्रृंखला है जिसके जरिए कहीं भी आंकड़ों व कार्यक्रमों को तत्काल प्राप्त या प्रेषित किया जाता है। इंटरनेट की सहायता से वर्ल्ड वाइड वेब, इलेक्ट्रॉनिक मेल,
सोशल नेटवर्किंग साइट, ई कॉमर्स, चैटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन शॉपिंग आदि की सुविधाएं प्राप्त होती हैं। ब्लूटूथ क्या है, इसका क्या उपयोग होता है? तो यह एक मोबाइल या एक वायरलेस तकनीकी मानक है जिसके द्वारा छोटे वेवलेंथ की रेडियो तरंगों का प्रयोग कर कम दूरी यानी 100 मीटर तक की दूरी के डेटा का आदान प्रदान संभव बनाया जाता है। इसकी सहायता से कंप्यूटर के विभिन्न उपकरणों जैसे कि माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉडेम आदि को बिना तार के आपस में जोड़ा जा सकता है। आपने देखा भी होगा जो बहुत सारे माउस होते हैं वो ब्लूटूथ वाले होते हैं, कीबोर्ड जो आ रहे हैं वो सब ब्लूटूथ वाले आ रहे हैं, तथा कम दूरी पर स्थित कंप्यूटरों को आपस में जोड़कर वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क भी बनाया जाता है। इस तकनीक द्वारा मोबाइल फ़ोन की सहायता से कंप्यूटर के इंटरनेट को जोड़कर उपयोग किया जाता है और ब्लूटूथ डिवाइस को कंप्यूटर के USB पोर्ट से जोड़ा जाता है।